जो 2026 के इस गर्म मौसम में 1990 का वीपी सिंह वाला दौर लौट आया है। आरक्षण खत्म मत करो, लेकिन इस भंडारे का सिस्टम बदलो। एक परिवार एक बार आरक्षण का नियम लाओ। अब तो आप समृद्ध हो गए, अब अपनी ही जाति के गरीब के लिए रास्ता छोड़ दो। सच्चाई ये है कि कोई भी पार्टी अपनी राजनीतिक बलि नहीं देना चाहती। 1950 में बने नियमों की क्या 2026 में आंकड़ों के आधार पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? लगती है आग तो आते हैं घर कई जग में। यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मान लीजिए आपके गांव या मोहल्ले में एक लंगर यानी फ्री का भंडारा लगा है। नियम ये बना है कि जो सबसे ज्यादा भूखा है, कमजोर है, उसे खाना पहले मिलेगा। बहुत अच्छी सोच है ये। अब मान लीजिए एक गरीब इंसान उस भंडारे में आया, उसने पेट भरकर खाना खाया, उसकी सेहत सुधरी, बहुत ताकतवर हुआ और एक दिन शहर का बड़ा अफसर या सेठ बन गया। लेकिन जब अगले बार फिर भंडारा लगा तो वही सेठ जी अपनी मर्सिडीज कार से उतरे और लाइन में सबसे आगे खड़े हो गए। और जब पीछे खड़े भूखे प्यासे आदमी ने पूछा, साहब आपका पेट तो भर चुका है, अब तो मुझे आगे आने दीजिए। तो सेठ जी ने जवाब दिया, पीछे हटो, इस लाइन में सबसे आगे खड़ा होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि मैं छोटी जाति का हूं। सोचिए पीछे खड़े उस गरीब पर क्या बीतेगी। आज देश की सड़कों पर जंतर मंतर से लेकर कनॉट प्लेस तक जो गदर मचा है, जो 2026 के इस गर्म मौसम में 1990 का वीपी सिंह वाला दौर लौट आया है, उसकी सबसे बड़ी वजह यही भंडारे वाली कहानी है। आज की इस वीडियो में हम किसी पार्टी की बात नहीं करेंगे। जो कहूंगा सच कहूंगा, आंकड़ों के साथ बोलूंगा। अगले कुछ मिनटों में आपकी सोच बदलने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए इसे आखिरी तक देखिएगा। 21 अगस्त 2026 दिल्ली का जंतर मंतर। नीट की तैयारी करने वाला एक आम छात्र सड़कों पर उतरता है। साथ में एक यूट्यूबर और कई सामान्य वर्ग व सामाजिक संगठनों के लोग जुड़ते हैं। पुलिस 50 से ज्यादा लोगों को हिरासत में ले लेती है। 23 अगस्त को कनॉट प्लेस में फिर से युवाओं का हुजूम जमा होता है। अब मार्केट में एक खबर फैलती है कि ये सब आरक्षण खत्म करने आए हैं। लेकिन प्लीज आधा सच दिखाना बंद कीजिए। सच्चाई यह है कि इस आंदोलन में दो तरह की मांगे उठ रही हैं। कुछ लोग तो बेशक आरक्षण पूरी तरह हटाना चाहते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग है जो कहता है आरक्षण खत्म मत करो, लेकिन इस भंडारे का सिस्टम बदलो, इसमें सुधार करो। एक परिवार एक बार आरक्षण का नियम लाओ। उनकी सबसे बड़ी शिकायत यही है कि जिस घर में दादा आईएएस, पिता आईपीएस और बेटी भी आरक्षित कोटे से आईएएस बन गई, उसी जाति का एक गरीब मजदूर का बच्चा आज भी कोचिंग की फीस न भर पाने के कारण गांव में मजदूरी करने को मजबूर है। सवाल यह है कि क्या यह गुस्सा जायज है? आइए इसे आंकड़ों के तराजू पर तौलते हैं। अब बात करते हैं उस क्रीमी लेयर की जिसने इस देश में आरक्षण को अपनी विरासत बना लिया है। आरक्षण का असली मकसद क्या था? सामाजिक पिछड़ेपन को दूर करना। ये तो बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज जब ब्यूरोक्रेसी और अफसरशाही में सेकेंड या थर्ड जनरेशन यानी दूसरी तीसरी पीढ़ी की बात आती है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आते हैं जिनका जिक्र करना बेहद जरूरी है।
फेमस आईएएस टीना डाबी जी और उनकी बहन रिया डाबी, पिता टेलीकॉम में बड़े पद पर, माता आईईएस अधिकारी। राजस्थान का मीना समुदाय, जहां दर्जनों परिवार ऐसे हैं जहां दादा, पिता और बच्चे तीनों पीढ़ियां सिविल सर्विसेज में हैं। पूर्व डीजीपी हरीश चंद्र मीणा जी का परिवार हो या पूर्व मुख्य सचिव ओपी मीणा जी का परिवार, राजनीति और न्यायपालिका में पूर्व सीजेआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया केजी बालाकृष्णन का परिवार हो या फिर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी हो, जो अपने पिता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की आरक्षित सीट से ही विरासत आगे बढ़ा रहे हैं। जब इनसे पूछा जाता है अब तो आप समृद्ध हो गए, अब अपनी ही जाति के गरीब के लिए रास्ता छोड़ दो, तो सुनिए इनका जवाब क्या होता है। तो हमारे केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी जैसे नेता कहते हैं, आरक्षण हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, जो इसका विरोध करे उसे जेल में डालो। क्या ये उचित है? ये सवाल मैं आप पर छोड़ता हूं। अगर आरक्षण जन्मसिद्ध अधिकार है तो उसी जाति के उस गरीब का क्या कसूर है जो आज भी 2 वक्त की रोटी का मोहताज है। समर्थक कहते हैं कि ये गरीबी हटाओ योजना नहीं, सामाजिक प्रतिनिधित्व है। लेकिन विरोधी और वंचित वर्ग पूछता है, साहब जब आप खुद समाज के टॉप 1% में पहुंच गए हैं तो आपकी जाति का वो 99% गरीब कब आगे आएगा? और यही सबसे बड़ा सवाल है। क्या आरक्षण सिर्फ कुछ रसूखदार परिवारों का परमानेंट ठप्पा बन चुका है? इसके बारे में सोचने की जरूरत है। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे जस्टिस बी.आर. गवई जी ने, जो खुद दलित समाज से आते हैं, हाल ही में एससी एसटी के भीतर क्रीमी लेयर लागू करने और सब क्वालिफिकेशन करने की पुरजोर वकालत की है। चलो अब 1 मिनट के लिए क्रीमी लेयर की बहस को साइड में रखते हैं और उस सबसे बड़े झूठ की पोल खोलते हैं जो नेता आपको हर चुनाव में पिलाते हैं, सरकारी नौकरी। जी हां, सरकारी नौकरी ये हर युवा का सपना होता है। नेता आते हैं और कहते हैं हमें वोट दो, हम सबको सरकारी नौकरी में आरक्षण देकर राजा बाबू बना देंगे। आइए गणित समझते हैं। देश में कुल सरकारी नौकरियां 2.38 करोड़ हैं। खाली पड़े पद 58 लाख। कितने? मात्र 58 लाख। देश में एससी एसटी और ओबीसी की कुल आबादी लगभग 85% यानी 115 से 120 करोड़ के आसपास है। अब आंखें खोलकर सुनिए, अगर सरकार कल सुबह अपनी 100% सरकारी नौकरियां उठाकर एससी एसटी और ओबीसी वर्ग को भी दे दे, एक भी सीट किसी और को न दे, तो भी इस वर्ग की कुल आबादी के सिर्फ 1.5% से 2% लोगों को ही नौकरी मिल पाएगी। यानी बाकी 98% आबादी को तब भी प्राइवेट नौकरी, खेती या दिहाड़ी मजदूरी ही करनी पड़ेगी। तो फिर नेता क्यों चिल्लाते हैं? क्यों नौकरियां लिमिटेड हैं और आरक्षण का झुंझुना थमाकर वोट बटोरना बेहद आसान है। 1950 में एससी की 607 जातियां थी। 1992 में ओबीसी में 3743 जातियां जुड़ी। आज एससी में 1200 से ज्यादा, एसटी में 744 से ज्यादा और ओबीसी में 2650 से ज्यादा जातियां आ चुकी हैं। कर्नाटक, महाराष्ट्र से लेकर राजस्थान तक में कई ब्राह्मण और बनिया जातियां भी अब ओबीसी में आती हैं। खुद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पारंपरिक रूप से बैरागी ब्राह्मण हैं, लेकिन ओबीसी में आते हैं। देश को आगे बढ़ाने की जगह आज हर कोई खुद को पिछड़ा साबित करने की रेस में दौड़ रहा है। अब सवाल ये है कि कोई भी पार्टी इस व्यवस्था को ठीक क्यों नहीं करती, और यही सवाल का जवाब आज समाज को ढूंढना है। बीजेपी, जो कभी राष्ट्रवाद और सब हिंदू
एक है के नारे पर चुनाव लड़ती थी, आज जातिवाद के ऐसे दलदल में फंसी है कि आगे कुआं है और पीछे खाई। उधर कांग्रेस और पीडीए की राजनीति करने वाले दल कल तक पी से पंडित कहते थे, आज परिवारवाद में उलझ चुके हैं। मायावती जी कहती हैं कि आर्थिक आधार की बात करना गलत है। मोहन भागवत जी कहते हैं कि जब तक भेदभाव है आरक्षण रहेगा, लेकिन समृद्ध हो चुके परिवारों को खुद ही इसे छोड़ना चाहिए। सच्चाई यह है कि कोई भी पार्टी अपनी राजनीतिक बलि नहीं देना चाहती। एससी, एसटी और ओबीसी इस देश का 85% वोट बैंक है। कोई नेता अपनी कुर्सी पर लात नहीं मारेगा, चाहे देश में मेरिट का मर्डर हो जाए या गरीब तरसता रह जाए। लेकिन याद रखिए, एक बहुत प्रसिद्ध शेर है ना, लगती है आग, लगती है आग तो आते हैं घर कई जद में, लगती है आग तो आते हैं घर कई जद में। यहां सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। जी हाँ, ये एक हकीकत है और इसे हम सबको समझना होगा। ये जातिवाद की आग आने वाले हर चुनाव में देश के ताने बाने को भस्म कर देगी। आरक्षण को खैरात कहना गलत है, लेकिन उसकी डेटा के आधार पर समीक्षा करने को अपराध मानना उससे भी बड़ा पाप है। गरीबी जेब की कमजोरी है और जातिगत भेदभाव सामाजिक अवसरों की बाधा। सवाल आरक्षण खत्म करने का नहीं, उसे सही इंसान तक पहुंचाने का है। आज मैं इस देश की जनता पर, सरकार पर और आरक्षण के समर्थकों और विरोधियों पर सीधे सवाल छोड़ रहा हूं। कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर जरूर दीजिएगा। सबसे पहला मेरा सवाल प्रदर्शनकारियों से है, आपकी मुख्य मांग आरक्षण खत्म करना है या उसमें एक परिवार एक बार जैसा न्यायपूर्ण सुधार करना? अगर जाति आधारित आरक्षण हट जाए तो आज भी गांव देहात में मौजूद छुआछूत और जातिगत भेदभाव से निपटने का आपके पास क्या ठोस प्लान है? अब मेरा सवाल आरक्षण समर्थकों से है, अगर एक ही परिवार के दादा, पिता और बच्चे तीनों अफसर बन गए तो उसी जाति के सबसे गरीब परिवार का पहला हक कब आएगा? अब मेरा सवाल क्रीमी लेयर वालों से है, जब आप आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत हो चुके हैं तो क्या खुद अपनी जाति के गरीब भाइयों के लिए आरक्षण छोड़ना आपकी जिम्मेदारी नहीं है? अब मेरा सरकार से भी सवाल है, आजादी के लगभग 80 साल बाद भी सरकार आरक्षण के असली नतीजों पर एक निष्पक्ष व्हाइट पेपर जारी क्यों नहीं करती? अब मेरा सवाल देश के नेताओं से है, जब कुल सरकारी नौकरियां आबादी के 2% लोगों को भी नहीं मिल सकती तो तुम 100% जनता को नौकरी देने का झूठा सपना क्यों बेचते हो? अब मेरा सवाल प्रशासन से है, क्या भारत में ऐसा पारदर्शी सिस्टम संभव है जो बिना घूसखोरी के किसी परिवार की असली आय जा सके? अब मेरा सवाल समीक्षकों से है, 1950 में बने नियमों की क्या 2026 में आंकड़ों के आधार पर समीक्षा नहीं होनी चाहिए? कट ऑफ, आयु सीमा और अटेम्प्ट्स में मिलने वाली भारी छूट से जो योग्य युवाओं में हताशा पैदा होती है, उसका समाधान क्या है? आरक्षण विरोधियों से एक और सवाल है मेरा, अगर आपका आंदोलन सिर्फ सुधार चाहता है तो आपके बैनर पर आरक्षण हटाओ जैसे नारे क्यों लिखे होते हैं? राजनीतिक दलों से भी मेरा सवाल है, क्या कोई एक भी ऐसी पार्टी है जो वोट बैंक से ऊपर उठकर सिर्फ योग्यता और न्याय पर बात करने की हिम्मत रखे? सवाल तो ये भी है कि जब ईडब्ल्यूएस के जरिए गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण मिल सकता है तो क्या बाकी आरक्षणों में भी आर्थिक सीमा तय नहीं होनी चाहिए? और सबसे बड़ा सवाल आपसे, क्या केवल सरकारी फॉर्म से जाति का कॉलम हटा देने से
लोगों के दिमाग से सालों पुराना जातिगत भेदभाव मिट जाएगा। योग्यता, जी हाँ, योग्यता किसी एक जाति की जागीर नहीं है और सामाजिक न्याय किसी एक दल की बपौती नहीं है। अगर नीति न्याय के लिए बनी थी तो न्यायपूर्ण समीक्षा से डर कैसा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, उसके आधार पर मैं नया वीडियो बनाऊंगा। वीडियो पसंद आया तो बिना किसी पक्षपात के सच को सामने बढ़ाइए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।